गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत और स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भ्रूणीय परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो दोस्तों, हमने भ्रूण कोश तक की स्टडी पिछले लेक्चर तक कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा भ्रूण, वो हम देखने जा रहे हैं। तो भ्रूणीय परिवर्धन का जो अध्ययन है, सबसे पहले हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला प्लांट में किया था। कैप्सेला क्या होता है? ये एक द्विबीजपत्री प्लांट है दोस्तों। तो इसी की स्टडी हम करने वाले हैं। तो भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन, भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन हेंस्टीन ने 1840 में कैप्सेला पादप में किया था। कैप्सेला पादप ये क्या होता है? डाइकोट होता है दोस्तों। डाइकोट प्लांट द्विबीजपत्री पादप होता है। तो देखते हैं किस प्रकार उसने स्टडी की थी इसकी। तो दोस्तों, हमने देखा है कि अंड कोशिका और नर युग्मक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये है अंड कोशिका और ये हो गया नर युग्मक। दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? दोनों ने मिलकर बना लिया युग्मनज। दोनों ने युग्मनज का निर्माण कर लिया। ये एन है और ये भी एन टाइप की सेल है, और दोनों ने मिलके क्या बनाया? 2n टाइप की सेल बनाई, और इसे क्या बोल दिया हमने? युग्मनज बोल दिया, जाइगोट जिसे बोलते हैं। अब इस युग्मनज का आगे परिवर्धन होगा। इसमें क्या होगा? एक डिवीजन होगा दोस्तों, और उस डिवीजन को बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकार का डिवीजन। तो इसमें अनुप्रस्थ डिवीजन होगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और इसमें अनुप्रस्थ विभाजन से दो प्रकार की सेल्स बनती है। ऊपर की तरफ जो सेल बनेगी उसे बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल, और नीचे की ओर जो सेल बनेगी उसे बोलते हैं हम आधारीय कोशिका या बेसल सेल। तो ये हो गई शीर्षस्थ कोशिका, और ये हो गई आधारीय कोशिका। दोस्तों, अब आधारीय कोशिका में क्या परिवर्तन आएंगे और आधारीय कोशिका में क्या परिवर्तन आएंगे और शीर्षस्थ कोशिका में क्या परिवर्तन आएंगे, वो हम देख रहे हैं। तो दोनों का हम एक साथ देखेंगे, एक साथ परिवर्तन देखेंगे दोस्तों। वैसे शीर्षस्थ कोशिका बीजांड में निभाग की तरफ होती है, तो ये किस साइड में होगी? निभाग की तरफ होगी। और जो आधारीय कोशिका होती है वो होती है बीजांड द्वार की साइड में, बीजांड द्वार की तरफ। तो शीर्षस्थ कोशिका में जब आगे स्टडी करेंगे हम, तो देखिए शीर्षस्थ कोशिका में क्या होगा? डिवीजन होगा एक। केवल इस कोशिका में कौन सा डिवीजन होगा? इसमें अनुदैर्ध्य प्रकार का विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य विभाजन। तो अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है? अक्ष के समांतर जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन। जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये मेरी अक्ष हो गई ऊपर से लेकर नीचे तक। और दोस्तों, इसी के पैरेलल अगर मैं बॉडी को डिवाइड करूं, तो उस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? अनुदैर्ध्य विभाजन बोलते हैं। चाहे हम उसको ऐसे काटे, ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे,
किसी भी एंगल से काटे उस डिवीजन को क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य प्रकार का विभाजन बोलेंगे। और आगे एक और डिवीजन आएगा, अनुप्रस्थ विभाजन। तो अक्ष के लंबवत इस तरीके से जो भी डिवीजन होगा उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन बोलते हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका ने अनुदैर्ध्य विभाजन किया तो दो प्रकार की शीर्षस्थ कोशिकाएं बनी। इसके बाद एक और अनुदैर्ध्य विभाजन होगा इसमें। ये जो दो शीर्षस्थ कोशिकाएं बनती है इनमें एक और अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। साथ में जो आधारीय कोशिका है वो क्या करती है, वो भी डिवाइड होती जाती है। और क्या किस तरीके से डिवाइड होती है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं दोस्तों। अब जो आगे एक और डिवीजन होगा वो क्या होता है, पूर्व विभाजन के लंबवत। अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, किसमें होगा, शीर्षस्थ कोशिका में। पहले जो डिवीजन हुआ है उसके लंबवत होना कौन सा है, अनुदैर्ध्य। हम इसको 2D में नहीं दिखा सकते दोस्तों, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी शीर्षस्थ कोशिका और ये नीचे है आधारीय कोशिका। तो इसमें 3 सेल्स बन गई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक डिवीजन तो पहले ही हो चुका है, एक डिवीजन और देख लेते हैं। उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। तो 1 और 2 कोशिकाएं पहले थी और एक और अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाओं का निर्माण और हो गया, 2 कोशिकाओं का निर्माण और हो गया। और ये कितनी कोशिकाएं हो गई, 4 कोशिकाएं बन गई। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, इस स्टेज को बोलते हैं चतुर्थांशक। ये जो शीर्षस्थ कोशिका है यहाँ पर किसका निर्माण करेगी, चतुर्थांशक का निर्माण करेगी और इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट या चतुर्थांशक। और ये जो नीचे की सेल्स है वो आगे डिवाइड होती जा रही है दोस्तों। अब इसके बाद एक और डिवीजन होगा। अब इसमें जो डिवीजन होगा उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। इसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ विभाजन। और हमने बताया था कि अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है, ये x है और इसके लंबवत जो डिवीजन होगा उसे हम क्या बोल देंगे, अनुप्रस्थ विभाजन। तो शीर्षस्थ कोशिकाएं किस प्रकार डिवाइड होगी, इस तरीके से इसमें डिवीजन होगा। तो अब ये जो स्टेज आई है इसमें जो ऊपर जो शीर्षस्थ कोशिका है वो 8 कोशिकीय अवस्था में आ गई दोस्तों। और ये 8 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाएगी, अष्टांशक कहलाती है और इसे बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट। और ये जो नीचे वाली सेल्स है ये अनुप्रस्थ विभाजन करती जा रही है। ये क्या है, अनुप्रस्थ विभाजन होते जा रहे हैं इसमें। अब यहां तक हमने क्या देखा, देखो युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारीय कोशिका का निर्माण हुआ। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन से 2 शीर्षस्थ कोशिकाओं का निर्माण हुआ और आधारीय कोशिका ने अनुप्रस्थ विभाजन किया। पूर्व विभाजन की भांति इस शीर्षस्थ कोशिका में एक और अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ लेकिन उसके लंबवत हुआ। तो इस तरीके से डिवाइड हो गई है। और इसके बाद एक अनुप्रस्थ विभाजन से अष्टांशक का निर्माण किया और अष्टांशक के में क्या होता है, एक डिवीजन होता है। उस डिवीजन को क्या बोलते हैं, परिणत विभाजन बोलते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इसमें क्या है, ये जो 8 सेल्स है उससे कितनी सेल्स बनेगी, 16 सेल्स बनेगी। लेकिन वो क्या है, 2 लेयर के रूप में अरेंज होगी, 2 लेयर के रूप में अरेंज हो जाएगी दोस्तों। तो अष्टांशक से देखो
अब अष्टांशक में क्या परिवर्तन आएगा देखो, और नीचे वाली सेल्स में क्या परिवर्तन आएगा। तो अष्टांशक में क्या है, 2 लेयर बन जाएगी। तो 8 कोशिकीय सेल्स बनेगी इसमें। इसमें कौन सा विभाजन हुआ, परिणत विभाजन हुआ। परिणत विभाजन, परिणत विभाजन से एक गोलाकार संरचना बन गई और बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डर्मेटोजन। और जो भीतर की सेल्स है उसको क्या बोलते हैं, वो बाद में जाकर के किसका निर्माण करेगी, बीज पत्राधार। बीज पत्राधार का निर्माण करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और ये है अंदर वाली कोशिकाएं, ये भी क्या है, संख्या में 8 होती है। और जो नीचे जो आधारीय कोशिका में डिवीजन है वो कंटिन्यू रहते हैं। इस तरीके से हो गई। अब इसके बाद ये डर्मेटोजन किसका निर्माण करेगी, एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। इसमें एक और डिवीजन होगा और एपिडर्मिस का निर्माण हो जाएगा। तो उसके आगे वाली स्टेज क्या है, इसके आगे एक और विभाजन होगा, परिणत विभाजन। और ये जो डर्मेटोजन है ये किस में बदल जाएगी, ये डर्मेटोजन बदल जाएगी बाह्य त्वचा में। इसमें बाह्य त्वचा में। ये बाह्य त्वचा हो गई। और इसके भीतर क्या है, इसके भीतर जो सेल्स बनती है वो किसका निर्माण कर रही है, बीज पत्राधार का निर्माण करेगी। और दोस्तों नीचे की तरफ ये चल ही रहा है, इसमें डिवीजन चल रहे हैं, अनुप्रस्थ डिवीजन। ये बाह्य त्वचा हो गई, बाह्य त्वचा। और ये क्या है, बीज पत्राधार। बीज पत्राधार। अब ये वाली स्टेज है, इसके आगे की जो स्टेज आएगी उसे बोलते हैं प्राक भ्रूण वाली अवस्था। अर्थात जो परिपक्व भ्रूण है उससे पहले की स्टेज, परिपक्व भ्रूण है उससे पहले की स्टेज क्या है, प्राक भ्रूण अवस्था। वो गोलाकार अवस्था होती है और उसमें क्या परिवर्तन आते हैं दोस्तों, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब इस सेल्स में क्या परिवर्तन आएंगे, अब जो हमें संरचना मिलने वाली है वो किसकी मिलने वाली है, प्राक भ्रूण की मिलने वाली है। तो वो गोलाकार स्ट्रक्चर होगी। तो ये तो बाह्य त्वचा हो गई दोस्तों, और ये बाह्य त्वचा हो गई, और ये बीज पत्राधार हो गया। और ये नीचे की ओर क्या है, आधारीय कोशिका में विभाजन कंप्लीट हो जाते हैं। ये 7 से 10 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। और इस 7 से 10 कोशिकीय अवस्था को क्या बोल देते हैं हम, निलंबक बोल देते हैं। इसे क्या बोलेंगे, निलंबक बोलेंगे, सस्पेंसर बोलेंगे दोस्तों। और इस निलंबक के की जो प्रथम कोशिका है, ये जो लास्ट वाली, ये नीचे की तरफ वाली बीजांड द्वार वाली जो कोशिका है वो फूल कर क्या हो जाती है, चूस्कांक का निर्माण कर लेती है। तो निलंबक की जो अंतिम कोशिका है या प्रथम कोशिका, अंतिम कोशिका है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी चूस्कांक का निर्माण करेगी। और ये जो प्रथम कोशिका है इसको बोलते हैं हम अधस्फीतिका या हाइपोफाइसिस।
इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस से देखो सूचकांक क्या करेंगे, ये देखो भ्रूण का विकास हो रहा है दोस्तों, तो सूचकांक क्या करेंगे, इस भ्रूण के विकास के लिए भ्रूण कोश से पोषण लेंगे। और हाइपोफाइसिस किसका निर्माण करेगी, मूलांकुर का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेंगी, मूलांकुर का निर्माण करेगी। और मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होगा। और ये जो बीज पत्राधार है, इससे क्या है, अभी देखो क्या होने वाला है इसका, ये अभी गोलाकार अवस्था है, इसे बोलेंगे प्राक भ्रूणीय अवस्था। अब इस प्राक भ्रूणीय अवस्था का क्या होने वाला है, अब इसमें दोस्तों जो ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर खांच का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, खांच का निर्माण होगा। और एक हृदयाकार अवस्था प्राप्त होगी हमें। अब ये गोलाकार अवस्था से हमें क्या प्राप्त हो गई, हृदयाकार अवस्था प्राप्त हो गई। किसकी, शीर्षस्थ कोशिका। ये जो शीर्षस्थ कोशिका है, ये हृदयाकार अवस्था में आ जाएगी। और ये है हमारी बाह्य त्वचा। ये क्या हो गई, खांच हो गई दोस्तों। और ये क्या है, ये नीचे ऐसे के ऐसे ही बनी हुई है कोशिका, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, निलंबक बोल रहे हैं। तो ये हृदयाकार अवस्था है भ्रूण की। गोलाकार के बाद में क्या है, हृदयाकार अवस्था, ये है गोलाकार अवस्था। इसके बाद आ जाएगी हृदयाकार अवस्था। इसमें क्या है, ये देखो जो भ्रूण का जो शीर्षस्थ कोशिका वाला भाग है, वो क्या है, दो भागों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर खांच का निर्माण शुरू हो जाता है। और जो ये खांच है, इसका ये आधारीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों, इस आधारीय भाग को बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो भागों में डिवाइड होते हुए, आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, बीज पत्रों का। और इनकी संख्या कितनी है, दो। दो खांच, एक खांच बनी है, तो ये दो पार्ट हो गए इसके। और इससे आगे जाके किसका निर्माण होने वाला है, दो बीज पत्रों का निर्माण होने वाला है। तो इस स्टेज के बाद जो आगे वाली स्टेज होगी, वो क्या होगी, देखते हैं। और वही जो स्टेज है हमारी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं परिपक्व भ्रूणीय अवस्था। ये है परिपक्व भ्रूणीय अवस्था दोस्तों। परिपक्व भ्रूणीय अवस्था। ये परिपक्व भ्रूणीय अवस्था आ गई। और परिपक्व भ्रूण में क्या होता है, दो बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है। जो पार्श्व में आपको जो दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, बीज पत्र। और ये क्या था हमारा, प्रांकुर। ये है दोस्तों प्रांकुर। और ये हमें दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं बीज पत्र। और ये क्या था, निलंबक। और इस पूरी अवस्था को क्या बोलते हैं, परिपक्व भ्रूणीय अवस्था। इसे बोलते हैं परिपक्व भ्रूणीय अवस्था।
अब एक परिपक्व भ्रूण में क्या होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम। एक परिपक्व भ्रूण में क्या होते हैं, दो बीज पत्र होंगे और एक भ्रूणीय अक्ष होगी। एक परिपक्व भ्रूण में दो बीज पत्र एवं एक भ्रूणीय अक्ष होती है। ये तो है दो बीज पत्र, और इसके अलावा जो भी पार्ट बच गया उसको बोलेंगे हम भ्रूणीय अक्ष। तो ये जो भ्रूणीय अक्ष है इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे दोस्तों, भ्रूणीय अक्ष के भी दो पार्ट हो जाएंगे। जो बीज पत्रों से जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। उसको क्या बोलते हैं, बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल। तो भ्रूणीय अक्ष दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है बीज पत्रोपरिक और दूसरा होता है बीज पत्राधार। इसे बोलते हैं एपिकोटाइल, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और बीज पत्रोपरिक से आगे जाकर के किसका निर्माण होगा, प्रांकुर। और प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, प्ररोह का निर्माण होगा। प्ररोह मतलब पादप का ऊपरी भाग, पादप का जो ऊपरी भाग है अर्थात मूल के बाद में तना और तने से ब्रांचिंग, ये क्या कहलाएगी, प्ररोह कहलाएगी। इसे बोलते हैं स्टील वाला भाग, ये सूट वाला भाग, ये रूट वाला भाग और ये सूट वाला भाग। तो बीज पत्राधार है, उससे किसका निर्माण होगा, उससे मूलांकुर का निर्माण होगा। ये क्या है, मूलांकुर, या मान के चलो मूल तंत्र। क्या है, मूल तंत्र का निर्माण होगा और मूल तंत्र से मूल विकसित होगी। क्या विकसित होगी, मूल का विकास होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री पादप है, उसमें भ्रूण का विकास होता है। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री की। दोस्तों ये है द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री में भी क्या अलग होता है, हाँ, एक बीजपत्री में भ्रूणीय विकास इसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें क्या है, बीज पत्रों की संख्या क्या होगी, एक होगी। बीज पत्रों की संख्या क्या होती है, एक होती है। और उस बीज पत्र को क्या बोलते हैं, घास कुल में, घास कुल क्या है, एक बीजपत्री पादप होते हैं। उसमें जो बीज पत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पुटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पुटेलम। एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास इसी तरह होता है, परंतु इनमें क्या होगा, एक पार्श्व बीजपत्र पाया जाता है, पार्श्व बीजपत्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है घास कुल में, उसको क्या बोलेंगे, स्पुटेलम बोलते हैं। याद रखना है, एक बीजपत्री पादप जैसे घास कुल, उसमें जो बीज पत्र होगा उसे क्या नाम देंगे, स्पुटेलम। अब भ्रूण के बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा वो होगा बीज का विकास। तो बीज क्या होता है, बीज द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन का अंतिम परिणाम होता है दोस्तों। निषेचन का अंतिम परिणाम है वो क्या है, बीज होता है, बीज या सीड का विकास।
द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री नहीं दोस्तों, आवर्तबीजी पादपों में, दोस्तों बीज तो दोनों में बनेगा, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन का अंतिम परिणाम, निषेचन का अंतिम परिणाम क्या कहलाता है? बीज कहलाता है, बीज कहलाता है। और इसको अगर दूसरी तरीके से बोले तो बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड से किसका विकास होगा? बीज का विकास होगा। दोस्तों बीजांड की स्ट्रक्चर हमने अच्छे से देखी है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हमने पढ़े हैं। अब इस बीजांड के कौन से पार्ट बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब बीज का कौन सा पार्ट बना रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा बीज वाले बिंदु में हम देखेंगे बीजांड से बीज निर्माण के दौरान परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बीजांड से किसका विकास होना है? बीज का विकास होना है। तो क्या क्या परिवर्तन होने हैं, इस तरफ देख लेते हैं बीजांड और इस तरफ देख लेते हैं बीज। बीजांड में सबसे पहले हमने क्या देखा था? अध्यावरण, अध्यावरण। और ये कितने होते हैं? दो, बाह्य और अंतः, दो अध्यावरण होते हैं दोस्तों। तो बाह्य अध्यावरण बीज निर्माण के दौरान या बीज बनने पर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बाह्य बीज चोल में। किसमें? बाह्य बीज चोल में। और इसी को बोलते हैं हम टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है, इसका स्पेशल नाम है। बीज का जो बाह्य चोल है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। और अंत अध्यावरण किसमें बदलेगा? अंत बीज चोल का निर्माण करेगा। और इस अंत बीज चोल को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं टेगमेन। ये भी स्पेशल नेम है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। और जो टेस्टा वाला भाग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनार में जो खाने योग्य भाग होता है, अनार में खाने योग्य भाग क्या होता है? टेस्टा कहलाता है। टेस्टा वाला पार्ट हम जो अनार में जो दाने खाते हैं, जो दानों को हम काम में लेते हैं, वो क्या है? टेस्टा वाला पार्ट होता है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास बीजांडकाय। बीजांड का सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? बीजांडकाय या न्यूक्लियस। ये किसमें बदलेगा? बीज निर्माण के दौरान या तो ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, या शेष रहने पर क्या कहलाएगा? परिभ्रूण कोश का निर्माण करेगा, परिभ्रूण कोश बनाएगा। क्या काम करेगा? पोषण प्रदान करेगा। किसे? भ्रूण को। पोषण तो किसको मिलने वाला है? भ्रूण को ही मिलने वाला है दोस्तों। तो या तो बीजांडकाय क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, या फिर क्या कहलाएगा? या अगर शेष रह जाता है बीज निर्माण तक तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? परिभ्रूणकोश बोल दिया जाएगा। उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। और परिभ्रूणकोश किसमें पाया जाएगा? उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। काली मिर्च और चुकंदर में क्या रहता है? परिभ्रूणकोश शेष रह जाता है। काली मिर्च व चुकंदर इसका एग्जाम्पल है, परिभ्रूण कोश का एग्जाम्पल है। और परिभ्रूण कोश की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो क्या कहना है?
कि बीजांड काय का भाग जब बीज में शेष रह जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? परिभ्रूणपोष बोलते हैं। और परिभ्रूणपोष का एग्जाम्पल है काली मिर्च और चुकंदर। अब दोस्तों अध्यावरण से बाह्य बीजचोल और अंतःबीजचोल बन गई, बीजांड काय से क्या है? परिभ्रूणपोष बन गया या फिर या नष्ट हो गया। अब अगला पार्ट है हमारे पास भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बारे में भी हमने पढ़ा है। भ्रूणकोश में 7 प्रकार की कोशिकाएं निर्मित हुई थी। भ्रूणकोश, अगर इसकी अंड कोशिका की बात करें, इसकी अंड कोशिका की, तो अंड कोशिका किसमें कन्वर्ट हो रही है? पता है हमें, भ्रूण में। तो भ्रूण कहाँ रहेगा? बीज में। तो बीज बनने के दौरान या बीज बनने के बाद अंड कोशिका किसमें विकसित हो जाएगी? भ्रूण में। और द्वितीयक केंद्रक कोशिका किसमें? द्वितीयक केंद्रक कोशिका ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है भ्रूण कोश का, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। उसके बाद शेष बची कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या? प्रतिमुखी कोशिकाएं किसका निर्माण करेगी? ये किसी का निर्माण नहीं करेगी दोस्तों, ये नष्ट हो जाएगी। प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीज निर्माण के दौरान या बीज निर्माण के पश्चात क्या है? नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अब बाकी जो भी स्ट्रक्चर आपने देखी थी बीजांड में, निभाग, बीजांड द्वार और नाभिका, ये क्या होती है? एज इट इज बीज में रहती है। और दोस्तों बीजांड द्वार जो आपने देखा था बीजांड में, वो एज इट इज रहेगा। तो उसका आगे जाके क्या काम होने वाला है? तो वो क्या करेगा? एक छिद्र के रूप में रह जाता है और उस बीज में हवा और प्रकाश पहुंचाने का काम करता है। वायु और प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो करेगा बीजांड द्वार, याद रखना है। अब बीज में कुछ क्या है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है कुछ बीजों में, वो हम देख लेते हैं वो क्या होती है। कभी कभी क्या होता है, बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर एक मांसल परत आ जाती है, मांसल परत का निर्माण हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? उस मांसल परत से आगे जाके विकास होने वाला है एरिल का। किसका? एरिल। और ये एरिल क्या होता है? लीची में, लीची एक फ्रूट है, उसमें खाने योग्य भाग होता है। लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल। और एरिल क्या होता है? बीजांड के चारों ओर विकसित एक मांसल संरचना क्या कहलाएगी? एरिल कहलाएगी। और ये क्या होता है? इडेबल पार्ट इन लीची। उसके बाद दूसरी स्पेशल स्ट्रक्चर है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के पादप जैसे एरंड, एरंड में क्या है? बीजांड द्वार की तरफ एक सफेद स्ट्रक्चर पाई जाती है, सफेद डोटनुमा स्ट्रक्चर होती है। एरंड में क्या होती है? बीजांड द्वार की साइड में एक डोटनुमा संरचना होती है
वो क्या कहलाएगी? उसको बोलते हैं केरेंकल। क्या बोलते हैं? केरेंकल बोलते हैं दोस्तों उस डॉट नुमा स्ट्रक्चर को। याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में प्लग नुमा संरचना पाई जाती है। कहाँ पर? बीजांड द्वार की साइड में प्लग नुमा संरचना। और इस प्लग नुमा संरचना को हम क्या नाम देंगे? उसे बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। ये भी याद रखना है। अब बीज वाला हमारा जो पॉइंट है उसे हम आगे लेके चले तो बीज भ्रूण कोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। बीज के प्रकार किस आधार पे? भ्रूण कोश की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। बीज दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक होगा भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी बीज, इसे बोलते हैं एल्बुजिनस, एल्बुजिनस सीड्स। और दूसरे होते हैं नॉन एल्बुजिनस या अभ्रूणपोषी बीज। एल्बुजिनस को एल्बुमिनस बोलते हैं दोस्तों, एल्बुमिनस सीड्स। और ये होंगे नॉन एल्बुमिनस सीड्स। क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, अगर बीज में भ्रूणपोष शेष रह जाता है तो उन्हें क्या बोलेंगे? भ्रूणपोषी बीज। जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाए, शेष रह जाए तो क्या कहलाएंगे? वो भ्रूणपोषी बीज कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक बीजपत्री पादप, जैसे मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, एरंड बोल सकते हैं हम, एरंड लिख लीजिए। मक्का, बाजरा और एरंड एक बीजपत्री ऐसे पादप है जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है। और भ्रूणपोष क्या काम करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो दोस्तों एक बीजपत्र ही होता है इसमें, तो उसमें कितना भोजन संचित होगा? इसलिए भ्रूणपोष क्या है, इसमें शेष रह जाता है ताकि भ्रूण को लंबे समय तक पोषण मिल सके। और जो अभ्रूणपोषी बीज है वो किस में पाए जाएंगे? क्या कहलाएंगे? जिनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता, जिनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता। उनका एग्जाम्पल हो जाएगा द्विबीजपत्री पादप। क्या है? चना, मटर आदि। इनमें क्या है? भ्रूणपोष शेष नहीं बचेगा, क्योंकि द्विबीजपत्री पादप है तो इनके दोनों बीज पत्रों में भोजन का संचय होगा और वो पर्याप्त है दोस्तों भ्रूण के परिवर्धन के लिए। अब बीज के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है फल। क्या आता है? फ्रूट, या फ्रूट का विकास या फल का विकास।
तो नेक्स्ट पॉइंट होगा फल या फ्रूट। इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो निषेचन के पश्चात निर्मित परिपक्व अंडाशय को क्या कहेंगे? फल कहते हैं। निषेचन के पश्चात निर्मित परिपक्व अंडाशय को क्या कहेंगे? फल कहेंगे दोस्तों। और ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित हो रहा है, पुष्प का क्या है, अंडक का आधार वह क्या होता है? अंडाशय होता है। और अंडाशय में क्या बनते हैं? बीजांड बनते हैं। और बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। दोस्तों अब देखो, बीजांड से तो बीज बन गए, और उसके ऊपर जो है अंडाशय, उसके जो बाहर की स्ट्रक्चर है अंडाशय, उससे क्या बनेगा? फल बनेगा। और वो फल क्या है? क्या कहलाएगा? सत्य फल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंडाशय से निर्मित हो रहा है। और एक और फ्रूट होता है जो अंडाशय के अलावा निर्मित होता है। अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल आदि से विकसित होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? असत्य फल या आभासी फल। और इसी फल को क्या बोलते हैं हम? नीचे लिख लेते हैं, अंडाशय से निर्मित फल। अंडाशय से निर्मित फल सत्य फल। सत्य फल नारियल को बोलते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। सत्य फल या ट्रू फ्रूट बोलते हैं इसको, ट्रू फ्रूट कहलाता है। और जो अंडाशय के अलावा निर्मित होंगे, अंडाशय के अलावा किससे? पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन। दोस्तों पुष्पासन से सेब का निर्माण होता है। सेब, स्ट्रॉबेरी जो प्लांट है वो किससे बनेंगे? पुष्पासन से बनेंगे। पुष्पासन, बाह्य दल या दल पुंज से निर्मित फल क्या कहलाएगा? उसे बोलते हैं आभासी फल। क्या बोलेंगे? आभासी फल या फॉल्स फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेब, स्ट्रॉबेरी। और दोस्तों कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है। अंडाशय में निषेचन के बिना ही जब फ्रूट का निर्माण हो जाएगा तो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनिषेक फल या पार्थेनोकार्प फ्रूट। यदि फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। पार्थेनोकार्प फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? केला, अंगूर, पपीता आदि। केला, अंगूर, पपीता आदि। तो ये था दोस्तों फ्रूट। इसकी डेफिनेशन क्या है? निषेचन के पश्चात निर्मित
परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। अगर फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा है और उस अंडाशय में क्या है, निषेचन हुआ है तो वो क्या है? सत्य फल कहलाएगा। इनके अलावा जो बाकी के फल है, अधिकांश जो फ्रूट है वो क्या है? सत्य फल होते हैं। अंडाशय के अलावा जो पुष्प के अन्य भाग है जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, पुष्पवृंत, इनसे अगर फल बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हम आभासी फल बोलेंगे, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी। और अगर फल का निर्माण बिना निषेचन के हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और फ्रूट बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे? अनिषेक फल बोलेंगे। केला, अंगूर और पपीता क्या है? अनिषेक फल का एग्जाम्पल है। और दोस्तों आपने देखा होगा केला, अंगूर और पपीता में भी अक्सर बीज नहीं बनते, अल्प विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि निषेचन का अंतिम परिणाम ही क्या होता है? बीज होता है। और जिस फल में निषेचन ही नहीं हो रहा तो बीज कहाँ से होंगे? तो ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। अब इसमें एक छोटा सा बिंदु बच जाता है, वो भी हम देख लेते हैं, वो है पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण अपन आवर्तबीजी पादपों की बात कर रहे हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में दो अवस्थाएं होती है, बीजाणोद्भिद और युग्मकोद्भिद। आवर्तबीजी पादपों में युग्मकोद्भिद और बीजाणोद्भिद अवस्थाओं का एकांतर क्रम में पाया जाना क्या कहलाएगा? पीडी एकांतरण कहलाएगा। आवर्तबीजियों में बीजाणोद्भिद व युग्मकोद्भिद ये क्या होती है? द्विगुणित होती है और ये अगुणित होती है। इन अवस्थाओं का एकांतर क्रम में पाया जाना क्या कहलाता है? पीडी एकांतरण कहलाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है दोस्तों। और पीडी एकांतरण में बीजाणोद्भिद की जो प्रथम अवस्था होती है उसे बोलते हैं युग्मनज। बीजाणोद्भिद की प्रथम अवस्था क्या कहलाएगी? युग्मनज या जाइगोट कहलाएगी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों यहीं से द्विगुणिता स्टार्ट होती है और युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण जब अंकुरित होगा बीज निर्माण के बाद में तो पूरा प्लांट बनाएगा। और प्लांट भी क्या है कि कायिक प्रावस्था है जो बीजाणोद्भिद ही होती है दोस्तों। और जो युग्मकोद्भिद अवस्था है वो बहुत कम समय के लिए पाई जाती है आवर्तबीजियों में। वो क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती है, वो क्या है? बीजाणुद्भिद पर ही क्या है? पलती है या उसी पर इसका विकास होता है। तो ये है आवर्तबीजियों में पीडी एकांतरण। तो दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपकी फ्रेंड सर्कल में जो भी नीट की तैयारी कर रहा है या फिर 12th की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।